देखो, बैठ जाओ। इसको दिखता नहीं है। ठीक है, हो गया। कल पढ़ा था अपन ने क्या, उपांग कंकाल पढ़ा था। ठीक है, उपांग कंकाल में अपन ने पढ़ा था अग्रपाद और पश्चपाद। ठीक है, अग्रपाद में 30 अस्थियां होती है और पश्चपाद में भी कितनी होती है, 30। अग्रपाद के ऊपरी बाहु को अस्थि को क्या कहते हैं, अग्रपाद के ऊपरी बाहु की अस्थि को, अपर आर्म को ह्यूमरस कहा जाता है। ठीक है ना, ये होती है अपनी ऊपरी बाहु और ये होता है अपना पूरा अग्रपाद। ठीक है, फिर अग्रपाद के अग्रबाहु की अस्थि को क्या कहा जाता है, दो होती है, एक रेडियस और एक अल्ना। अंदर वाली कौन सी होती है, अल्ना, और बाहर वाली रेडियस। कलाई में कौन सी अस्थि पाई जाती है, कार्पल्स, और हथेली में मेटाकार्पल्स। ठीक है, और उंगलियों में कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, ऐसे कैसे पैर में चले अपन के पश्चपाद के जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है, फीमर। जिसके बाद घुटने की को पटेला। ठीक है, जिसके बाद जो अपने पिंडली होती है, पिंडली की अस्थि को क्या कहा जाता है, एक टिबिया और एक फिबुला। अंदर वाली कौन सी होती है, फिबुला होती है। ठीक है, बाहर वाली अपनी टिबिया होती है। जो अपनी गुल्फ में होती है, गुल्फ में कौन सी होती है, टार्सल्स होती है। ठीक है, और तलवे में मेटाटार्सल्स होती है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है, श्वास लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, जिसके बाद अपन ने देखा था श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की जो प्रोग्रेस है कहाँ से प्रारंभ होती है, नासिका से। ठीक है, नासिका से अपनी शुरुआत होती है। नासिका द्वारा अपन क्या करते हैं, श्वास को ग्रहण करते हैं। नासिका द्वारा श्वास को ग्रहण करते हैं। फिर नासिका में ही कुछ होता है, एक तो अल्फैक्टरी अपना घ्राण पिंड पाया जाता है जो सूंघने का कार्य करता है। ठीक है, सूंघने का कार्य करता है, जो गंध संबंधित है ना, जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था उसमें अपना श्लेष्मा, श्लेष्मा ग्रंथि, और उसमें से निकलता है श्लेष्मा, जिसका क्या कार्य रहता है कि जो धूल के कण है उनको, और क्या करता है कि जो अपन वायु ग्रहण कर रहे हैं उसको शरीर के तापमान के अनुसार बनाकर अंदर प्रवेश करने देता है। ठीक है, फिर जिसके बाद अपन ने पढ़ा था उसमें आगे चल के ग्रसनी। ग्रसनी के नीचे वाला भाग अपना होता है कौन सा, लेरिक्स। स्वर तंत्र या उसे बोलते हैं कंठ, जो ध्वनि उत्पादन करने का कार्य करता है। ठीक है, स्वर तंत्र ही ग्रहणी को किससे जोड़ता है, श्वसन नाल से जोड़ता है ना, क्योंकि यहां से अपना हो गया ये ग्रास नली, और यहां पर अपना ग्रसनी, और यहां पर अपनी कौन सी, स्वर तंत्र, कंठ बोल रहे हैं, और यहां से अपनी क्या प्रारंभ होगी, श्वसन नाल। ठीक है, तो ये स्वर तंत्र ही अपना ग्रसनी को किससे जोड़ने का कार्य करता है, श्वसन नाल से। ये होगी अपनी ग्रसनी और ये होगी अपनी श्वसन नाल। ठीक है, तो श्वसन नाल को जोड़ने का और अलग करने का कार्य यही करता है ना। ठीक है, कंठ करता है। फिर यहाँ से प्रारंभ हो गए श्वसन नाल, फिर आगे जाकर यहीं से इसी भाग से, मतलब कंठ जो भाग होता है, स्वर तंत्र होता है, इसी से यह किस भाग में प्रवेश करती है, वक्ष भाग में, वक्ष गुहा में प्रवेश करते हैं। यहीं से ये वाला भाग अपना वक्ष गुहा, वक्ष गुहा में प्रवेश करके आगे जाकर जो श्वसन नाल है दोनों फेफड़ों में दोनों तरफ बदल जाती है, एक बाएं और एक दाएं, दोनों तरफ चली जाती है। जब उसे दो भागों में बांट दिया जाता है, जब उसे क्या कैसे ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, और ब्रोंकस जब दोनों फेफड़ों में अपना प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश करने के बाद उन्हें क्या कहते हैं अपन, ब्रोंकाई। ठीक है, और ब्रोंकाई अन्य पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाता है जैसे ब्रोंक्यूल्स, और उनके अंतिम स्वरूप पर कुछ दानेदार संरचना पाई जाती है जिसे वायुकोश या एल्वियोलाई कहते हैं, जिसमें अपना ऑक्सीजन क्या रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक है,
अब देखो ये तो अपन ने देख लिया, फिर अपने कुछ देखनी थी उसकी प्रोसेस कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में क्या क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा समझते हैं कि बाहरी वातावरण से अपन क्या करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं। ठीक है, वायु ग्रहण करते हैं, या अपन काय से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से। थोड़ा सा समझना फिर अपन व्यवस्थित समझें। वायुमंडल से वायु अपन नासिका के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, नासिका से कहां पर चले जाती है, फेफड़े में। ठीक है, ऑक्सीजन अपनी महत्वपूर्ण अपनी ऑक्सीजन जाती है और शरीर में अपना कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा मात्रा में निर्माण हो जाता है। तो ये अपने कहां तक पहुंचती है, फेफड़े में। फेफड़े में पहुंचने के बाद ये क्या करेगी, रक्त में मिलेगी। ठीक है, रक्त में मिलके कहां पर जाएगी, पूरे शरीर में। ठीक है, पूरे शरीर में जाती है और पूरे शरीर में जाकर क्या करेगा, रक्त के सहायता से अगर ये ऑक्सीजन जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन में मिलकर जाता है, और हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में जाकर अंदर क्या करता है, ऊतक होता है। ठीक है, ऊतकों में क्रिया करेगा, और ऊतक किन से बना होता है, कोशिकाओं से, मतलब कोशिकाओं में क्रिया करेगा। ठीक है, और कोशिकाओं में क्रिया करता है तो कोशिका में क्रिया करने के बाद मानव शरीर में क्या उत्पादन होती है, ऊर्जा। मानव शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखो ये प्रक्रिया अपनी पूरी, फिर यहां से अपनी ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा मिलने के बाद कुछ हानिकारक तत्वों का निर्माण हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रहण अपन 0.03% करते हैं, लेकिन 4% अपना निर्माण हो जाता है। इसके बाद निर्माण हो जाता है अपना CO2 का, तो वो CO2 क्या करता है, वापिस से यहां से कहां पहुंचता है, इस फेफड़े भाग में। ठीक है, क्योंकि शुद्धिकरण कहां पर होता है, फेफड़े में होता है। डायरेक्ट ये रक्त में नहीं मिलेगा, ये रक्त में कहां पर मिलेगा, अपना हृदय में। रक्त में कहां पर मिलेगा, हृदय में। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक बता रहा हूं प्रोग्रेस। ठीक है, सबसे पहली प्रक्रिया अपन वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो वायु ग्रहण करने की प्रक्रिया है, वायु अपना अंदर तक पहुंचती है और वायु अपन बाहर से अंदर से अपन बाहर छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया किसमें आती है, बाह्य श्वसन में। ठीक है, मतलब बाहरी वातावरण से या वायुमंडल से नासिका के द्वारा वायु को फेफड़े तक लाना और फेफड़े से वायु को वापस छोड़ना, किस में आती है, अपनी बाह्य श्वसन। ठीक है, अब बाह्य श्वसन में देखो मैंने क्या किया कि ये O2 तो है, O2 को CO2 जो निर्माण हुआ शरीर में, उसको वापस से मैंने कहां पहुंचा दिया, फेफड़े में पहुंचा दिया। फेफड़े में जैसे ही पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, एल्वियोलाई भाग में इसका चेंज होगा। ठीक है, इस एल्वियोलाई भाग में जो शुद्धिकरण होता है अपना रक्त का, जो ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, अशुद्ध रक्त वहां पर आता है, CO2 युक्त रक्त। ठीक है, जिसमें अपनी किसकी मात्रा रहती है, CO2। ये जब फेफड़े में पहुंचता है तो फेफड़े में क्या करता है कि अपना ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, तो वो ऑक्सीजन किस में मिल जाता है, इस रक्त में। जिस रक्त जो अपना कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रक्त है, इस रक्त में क्या मिल जाता है, अपना O2। मतलब O2 CO2 में, CO2 O2 में, ऐसा अपना चेंज होता रहता है। फेफड़ों में क्या है कि CO2 का O2 में बदलना क्या कहलाता है, गैसों का विनिमय। ठीक है, तो गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो विनिमय क्या होता है कि एल्वियोलाई भाग में अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को O2 में बदलना, और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं रुक जाती है, जिसे अपन क्या करते हैं, बाह्य श्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, किसका, नाइट्रोजन का सेम रहता है, जितने अपन ग्रहण करते हैं उतनी की उतनी छोड़ते हैं। ठीक है, 78 भी बताते हैं बहुत जगह, और 79 भी बताते हैं, जितनी अपन ग्रहण करते हैं उतनी की उतनी अपन छोड़ते हैं। ठीक है, फिर जिसके बाद देखो कि ये गैसों का विनिमय हो गया। विनिमय के बाद यहां से लेकर ऑक्सीजन का पूरे शरीर में पहुंच रही है, और इस CO2 का पूरे शरीर से कहां तक, फेफड़ों तक पहुंचना। ठीक है, परिवहन हो रहा है किसी प्रकार का, तो ये होता है गैसों का परिवहन। ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन का पूरे शरीर में पहुंचना और CO2 का पूरे शरीर से फेफड़ों तक पहुंचना, क्योंकि फेफड़े में नहीं पहुंचेगा वहां तक शरीर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, फेफड़ों से ऑक्सीजन का पूरे शरीर में पहुंचना और पूरे शरीर से CO2 का फेफड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैसों का परिवहन। आई बात समझ में। फिर जब पूरे शरीर में पहुंच जाती है और पूरे शरीर में पहुंचकर कहां पर, ऊतकों के अंदर क्रिया करती है, ऊतकों को सक्रिय करती है, और ऊतकों को सक्रिय करने के बाद कोशिकाओं में अपना क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये जो ऊतकों में पहुंचती है, ऊतकों वाली क्रिया को बोलते हैं आंतरिक शोषण।
जो ऊतकों के अंदर प्रक्रिया होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती है, पूरे शरीर में पहुंचने के बाद ऊतकों को सक्रिय करेगी या अपना किस्म कोशिका द्रव को सक्रिय करेगी, और कोशिका द्रव में ही अपना ऊर्जा का उत्पादन अपना होता है। तो जो कोशिका और ऊतकों के अंदर जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन अपना कहते हैं। ठीक है, ऊतक और कोशिका द्रव के अंदर होने वाली प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन अपना कहते हैं। यह अपना कौन सा हो गया, बाह्य श्वसन। ठीक है, और जो ऊतकों के अंदर जो कोशिका के अंदर प्रक्रिया होती है, ठीक है, आंतरिक श्वसन कोशिकाओं के अंदर ही होता है, कोशिकांगों के अंदर, इसलिए इस श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपनी होती है, इसलिए कोशिकीय श्वसन भी अपना कहा जाता है। आया कुछ समझ में? नहीं आया? ठीक है, आएगा। ये तो बस नॉर्मली मैंने बताया कि वायु से अपन वायुमंडल से अपन जो वायु ग्रहण करते हैं उस वायु को फेफड़े तक पहुंचाते हैं, फेफड़े से रक्त में मिलकर ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती है, और फिर ऊतकों के अंदर प्रक्रिया होती है, कोशिकाओं के अंदर प्रक्रिया होती है, जिसके बाद मानव शरीर को ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा जो मिलती है किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। ठीक है, जिसमें दो प्रक्रिया होती है, एक ऑक्सीजन श्वसन और एक अनाक्सीय श्वसन। ठीक है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, अब आएगा, देखना, लिखना है, लिखो। ठीक है, अब देखो अपन बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ते हैं। सबसे पहले बाह्य श्वसन। ठीक है, किसा क्या बोल रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो, मेन जो प्यूरीकरण होता है रक्त का वो अपना किडनी के अंदर होता है ना। प्लाज्मा का जो शुद्धिकरण होता है यहाँ पे भी शुद्धिकरण होता है, लेकिन आपसे पूछ ले मेन के रक्त का शुद्धिकरण किस भाग में होता है, तो अपन किडनी लगाएंगे, भले उसके साथ फेफड़े भी रहे, है ना, फिल्ट्रेशन, उसमें अपना ज्यादा अपना शुद्धिकरण होता है। ठीक है, वो लगाएंगे दोनों में। ठीक है, अब देखो बाह्य श्वसन की अपन बात करते हैं। सबसे पहले मिटा दे, थोड़ा इंग्लिश में बता दे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अशुद्ध रक्त है तो किस हिस्से में पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में नहीं सर, शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त में कुछ डिफरेंट है। जैसे लेफ्ट हिस्से में अशुद्ध रक्त और राइट में वो हृदय पढ़ेंगे, वो हृदय की प्रक्रिया है। हृदय में जो अपना दाएं भाग होता है उस पूरे दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में पूरा शुद्ध होता है ना, वो अपन पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे ना उसमें। फेफड़ों में उसी एल्वियोलाई भाग में ही चेंज होता है, ये बोला ना मैंने, गैसों का विनिमय। नहीं, शरीर से बाहर जो CO2 रहता है। चेयर अजीत सर, विश्राम अवस्था में अपना 12 से 13 बार, और नॉर्मली जो लेता है अपना 15 से 20 बार बोल सकते हैं अपन, या 15 से 16 बार नॉर्मली अवस्था में जो सांस लेता है अपना। ठीक है ना, लेकिन 15 से 16 ही बोलते हैं। नॉर्मल अवस्था में अपना जो रहता है 15 से 16 बार। 12 से 15 हुआ। ठीक है, बाह्य श्वसन की बात करते हैं अपन।
तो बाहर शोषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि बाहर की जो प्रक्रिया होती है अपनी पूरी, ठीक है, मतलब वायु को फेफड़े तक पहुंचाना और फेफड़े से वायु को वापस छोड़ना, ठीक है, ये क्या कहलाता है अपना बाह्य शोषण। इसके अलावा कुछ नहीं, जो अंदर की प्रक्रिया वो कुछ भी नहीं देखना। बाह्य शोषण में ओनली क्या होता है कि नासिका के माध्यम से वायु को फेफड़े तक पहुंचाना और वापस से जो वायु फेफड़ों में अपने प्रवेश की उसको वापस छोड़ना, ये प्रक्रिया बाह्य शोषण के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आता है अपना क्या, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जिसे बोलते ब्रीथिंग, ठीक है। और एक होती है गैसों का विनिमय, ठीक है। देखो बाह्य शोषण में अपन ने क्या देखा, श्वास को ग्रहण करना और श्वास को छोड़ना, ठीक है। और ये श्वासोच्छ्वास होता है, श्वासोच्छ्वास में भी यही होता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से CO2 को शरीर से बाहर निकालना, ये भी क्या कहलाता है अपना श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। रिपीट करेंगे थोड़ा। ठीक है। तो बाह्य शोषण में भी अपना क्या होता है कि बाहरी भाग से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और फेफड़ों से CO2 को छोड़ना, ठीक है, या वायु को ग्रहण करना फेफड़ों तक और फेफड़ों से वापस वायु को छोड़ना बाह्य शोषण कहलाता है। और श्वासोच्छ्वास भी यही कहता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और फेफड़ों से CO2 को छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास। मतलब सीधे सीधे बोल सकता हूँ, श्वास को ग्रहण करना और श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास अपनी कहलाती है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, तो डायफ्राम पर। मैंने बताया था उसके नीचे, फेफड़े के नीचे है ना, तो वो अपना डायफ्राम, उस डायफ्राम पर ही अपनी जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया निर्भर करती है, क्योंकि वो सिकुड़ता है तब जाके अपन क्या श्वास ले पाते हैं, और जब वो फैलता है तब अपन क्या करते हैं, श्वास को छोड़ पाते हैं, ठीक है। तो श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, तो डायफ्राम पर निर्भर करती है। कैसा, ये दोनों देखो ऐसा है कि मैंने बता दिया पाचन तंत्र है ना, अब मुख में पाचन हो रहा है, आमाशय में पाचन हो रहा है, तो वो संपूर्ण प्रक्रिया इसके अंतर्गत आ रही है ना, इसी के अंतर्गत आ रही। बस पहला जो पॉइंट है वो मैंने क्या लिख दिया, इसमें पहला शोषण, अपन शोषण पढ़ रहे हैं, मतलब सभी में श्वसन होगा। ऐसे कैसे, ये पॉइंट है कि ये है और इसके अंतर्गत ही ये प्रोग्रेस है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। बस ये है कि बाहर जो वातावरण होता है, मतलब फेफड़े तक का ही जो प्रक्रिया होती है वही अपना बाह्य शोषण कहलाता है, जो फेफड़े तक ही संपन्न होती है, ठीक है। अब देखो ये डायफ्राम के कारण ही श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, और ये भी कितने भागों में बटा होता है अपना, 2 भागों में, ठीक है। दिख रहा है ना इतना, तो कि उधर लिखे दिख रहा है। देखो एक होता है अपना निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। ये किसके भाग है, श्वासोच्छ्वास के, ठीक है। नहीं दिख रहा है, गैसों का विनिमय भी समझेंगे अपन, अभी समझाया नहीं इसको है ना, अभी बस श्वासोच्छ्वास। अब देखो निःश्वसन, ये होता है इंस्पिरेशन और ये होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसे निःश्वसन को उच्छ्वास भी बोलते हैं, उच्छ्वास, सॉरी इसे उच्छ्वास नहीं, इसे अंतःश्वसन बोलते हैं।
अंतःश्वसन, और इसे बोलते हैं उच्छ्वास। ठीक है, तो निःश्वसन और निःश्वसन। अब देखो निःश्वसन में क्या होता है और निःश्वसन में क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया इसमें कि श्वास लेना और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ओनली बाहरी वातावरण से श्वास को ग्रहण करना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। ठीक है, और आंतरिक भाग से श्वास को छोड़ना क्या कहलाता है, निःश्वसन। ठीक है, श्वास लेना निःश्वसन, श्वास छोड़ना निःश्वसन, और दोनों को श्वास लूंगा और श्वास छोड़ूंगा, दोनों प्रक्रिया अपनी श्वासोच्छ्वास। ठीक है, हाँ, इसमें लेना अपने को इन कर रहे हैं अपन अंदर, और यहाँ पर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं अपन कि श्वास लेने की प्रक्रिया और ये अपनी सांस छोड़ने की, और दोनों को एक साथ बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। अब देखो कि निःश्वसन की प्रक्रिया थोड़ा देखते हैं कि आखिरकार फेफड़े में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या। तो निःश्वसन एक ही, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, निःश्वसन को अंतःश्वसन भी अपन बोल सकते हैं। बस बस बस, और भी बता रहा हूं ना, और भी पता चल जाएगा ना। देखो निःश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, अब देखो कि जब अपन श्वास ग्रहण करते हैं उस समय अपन ग्रहण करने की बात करते हैं, इन कितनी करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी ग्रहण करते हैं अपन, 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपन ग्रहण करते हैं 0.03%, और नाइट्रोजन अपन ग्रहण करते हैं कितनी, 78%। ठीक है, वो जगह 79 भी मिली। अब ये अपन क्या करते हैं, इन, तो इतनी अपन वायु ग्रहण करते हैं, जिसके बाद अपन छोड़ते कितनी, ऑक्सीजन कितने परसेंट छोड़ते हैं, 17%। जो अपनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ते हैं अपन, 4%। ठीक है, और नाइट्रोजन अपन कितनी छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस है जो जितनी ग्रहण की जाती है उतनी की उतनी अपनी छोड़ी जाती है, तो नाइट्रोजन। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितनी अपन ग्रहण करते हैं उतनी की उतनी अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बस परिवर्तन होता है तो किसमें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों, क्योंकि जो उपापचय की क्रिया होती है, उन उपापचय की क्रिया के बाद ऑक्सीजन किसमें, CO2 में अपना बदल जाता है। ठीक है, इसलिए इसका निर्माण हो जाता है अपना CO2 का 4%, और ग्रहण करते हैं अपन 0.03%। ठीक है, जब अपनी फेफड़ों में वायु अंदर जाती है, ठीक है, मान लो नॉर्मली अपने फेफड़े, लेकिन अपन ने वायु अपनी अंदर की, तो वायु अंदर करने के बाद ठीक है, इन कर लिया अपन ने, और एक अपन छोड़ते हैं उस समय। ठीक है, बराबर दिख रहे हैं कि दोनों, नहीं दिख रहे है ना, छोटा है। ठीक है, अब देखो कि जब अपन इन करते मतलब जब निःश्वसन की प्रक्रिया करते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं, उस समय क्या करता है, जो फेफड़ा होता है वो फैल जाता है। फेफड़ा क्या होता है, फैल जाते हैं। तो निःश्वसन की अवस्था में फेफड़े कैसे हो जाते हैं, फैल जाते हैं। पहला अंतर आ गया समझ में। और इसमें क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या रहते हैं अपने कि जो फेफड़े हैं वो फैल जाते हैं। जैसे कि अपन मान लो कि मैं श्वास लूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा सीना फूल जाएगा और श्वास यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे अगर श्वास छोड़ूंगा तो बिल्कुल वापस अंदर। ठीक है, तो ये अपना फेफड़े किस अवस्था में अपना फैलते हैं, तो निःश्वसन की अवस्था में। कैसे, नहीं इनमें नहीं, आउट में। अभी देखो आप श्वास लेके देखो, ऑटोमेटिक आपका सीना एकदम फूल जाएगा, ज्यादा श्वास लो। करते हो जब सीना नापते हैं उस समय, है ना, 80 का नॉर्मली, फिर 84 का फुलाते हो आप, तो श्वास ही तो अंदर भरते हो, फिर फेफड़े बाहर आते हैं, तभी तो छाती बाहर आती है अपनी। ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे तो जब इन करते हैं अपन, उस समय क्या होता है, फेफड़े अपने फैल जाते हैं, और जब अपन श्वास को छोड़ते हैं मतलब निःश्वसन की प्रक्रिया करते हैं, उस समय सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद इस समय बात करें कि यहाँ पर क्या होता है अपना डायफ्राम,
एक डायफ्राम अपन यहाँ बना दें, तो जो डायफ्राम होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। अब क्या करता है कि जब अपन श्वास लेते हैं उस समय क्या करता है, सिकुड़ जाता है। मतलब ये क्या करता है, जो आकार है उस आकार को अपना छोटा कर लेता है, छोटा कर लेता है मतलब जो फेफड़े उसको स्थान ज्यादा मिल जाता है फैलने के लिए, ठीक है। तो निःश्वसन की अवस्था में डायफ्राम अपना क्या करता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। और निःश्वसन की जगह अपना क्या करता है, फैल जाता है, ठीक है। फेफड़े इसमें फैलेंगे लेकिन डायफ्राम सिकुड़ेगा, इसमें फेफड़े सिकुड़ेंगे लेकिन डायफ्राम क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। डायफ्राम फैल जाता है, तो यहां पर लिख लेना डायफ्राम फैल जाता है, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में, है ना। फिर जिसके बाद अपनी इसके ऊपर क्या रहती है, पसलियां, ठीक है। पसलियां होती है, डायफ्राम वाला समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो डायफ्राम वाला इसलिए, ये अपना डायफ्राम होता है नीचे अपना फेफड़े के नीचे, ठीक है। अगर वो सिकड़ेगा नहीं, फैला हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा तो वो खुद का स्थान भी अपना घेरा रहेगा, खुद का स्थान घेरे रहेगा मतलब फेफड़े को अपना फैलने के लिए ज़्यादा स्थान नहीं मिलेगा। अगर वो अपना स्थान अपना छुपा लेता है मतलब सिकुड़ जाता है, तो फेफड़े को क्या मिल जाएगा, ज़्यादा स्थान मिल जाएगा। तो जब इन करते हैं उस समय क्या करते हैं, जो डायफ्राम वो अपना सिकुड़ जाता है मतलब छोटे स्थान में हो जाता है, इसलिए फेफड़े को ज़्यादा स्थान अपना मिल जाता है, इस कारण उसमें ज़्यादा अपन वायु भर सकते हैं, ठीक है। यही समझ में आप। ऐसे कैसे जब अपन छोड़ते हैं उस समय क्या करता है, ये फैल जाता है। अब ये फैलेगा तो मतलब फेफड़े को क्या मिलेगा, कम स्थान मिलेगा, मतलब वो कम जगह में रहेगा, इसलिए इसका स्थान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये करता है अपना कि डायफ्राम जब अपना सिकुड़ जाता है, इन करने के समय जब अपन गिरन करते हैं वायु, और जब वायु छोड़ते हैं उस समय जो डायफ्राम है वो क्या करता है, फैल जाता है, ठीक है। अब देखो जो पसलियां होती है, वो पसलियां क्या करती है, तो पसलियां भी क्या करती है, फैलती तो नहीं है लेकिन पसलियों का जो आकार है वो क्या करता है, बढ़ जाता है, ठीक है। पसलियों का जो आयतन है थोड़ा सा बढ़ जाता है। फेफड़े का आयतन भी जब इन करेंगे उस समय क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टर्नम होता है और अपनी क्या होती है, पसलियां होती है, इस पसलियों का आयतन अपना बढ़ जाता है। मान लो मैंने श्वास कम ग्रहण कर रखा है और ऑटोमेटिक मैंने श्वास ज्यादा ग्रहण किया तो ऑटोमेटिक आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। वही रहेगा क्योंकि सीने नापते उस समय भी होता है। नॉर्मली अपन रखते हैं तो अपन 80 81 बहिया से जितना भी जिसका हो, लेकिन फुलाते हैं वो बोलते हैं कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, तो ऑटोमेटिक अपन फुलाते हैं, सांस भरते हैं, जिसके बाद ही अपनी क्या करती है, पसलियां फैलती है, ठीक है। तो ऐसे कैसे जब अपन श्वास ग्रहण करते हैं उस समय जो पसलियां है वो क्या करती है, फैल जाती है। पसलियां या डायफ्राम दोनों की बात करें, सॉरी स्टर्नम की, तो स्टर्नम भी यहीं पे छाती में, तो वो भी अपना पसलियां और डायफ्राम दोनों क्या करता है, अपना फैल जाता है और उनका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना बता, पसलियां फैलेगी ना, जब भरेंगे तो अपन सांस भरेंगे एकदम से सीना अपना फूलेगा तो इनका आकार बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन या तो लिख सकते हैं पसलियों का आकार बढ़ जाता है, ठीक है, या पसलियां फैल जाती है, ठीक है। जिसके बाद इसमें जो होती है पसलियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मतलब वापस उसी उस स्थान पर अपनी आ जाती है। अब नॉर्मली कोई सांस नहीं ले रखा है इसलिए, ठीक है, वापस सांस लूंगा तो ठीक है ऑटोमेटिक फैल जाता है क्योंकि बाहर आ जाता है अपना पूरा सीना, ठीक है, क्योंकि श्वास अपने ज्यादा, क्योंकि फेफड़े अपने इसके अंदर ही होते हैं, ठीक है। ये अपना देखा तो देखो मेन अपना कि एक तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, इसमें फेफड़े अपने फैल जाते हैं, पसलियां जो होती है फैल जाती है, इसमें पसलियां अपनी सिकुड़ जाती है, ठीक है। डायफ्राम इसमें सिकुड़ जाता है, अपन जब इन करते हैं उस समय वायु ग्रहण करते हैं, वायु छोड़ते हैं जब डायफ्राम अपना क्या हो जाता है, फैल जाता है। एक और लैंग्वेज पूछता है कि जब अपन वायु ग्रहण करते हैं उस समय फेफड़े का आयतन बढ़ता है या घटता है, तो फेफड़े का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। जब वायु ग्रहण करते हैं, मान लो एक छोटी आकृति अपने श्वास नॉर्मली अवस्था में, जैसे इसमें श्वास भरा तो अपना क्या है कि ऑटोमेटिक भर जाता है, ठीक है। जैसे गुब्बारा भी अपन देख सकते हैं, गुब्बारा में अपन ने जैसे वायु भरी तो फैल जाता है, फिर अपने छोड़ी वापस छोड़ा, फिर भर दी फिर जाता, तो आयतन क्या होता है, फेफड़े का बढ़ जाता है। किस समय, जब अपन वायु ग्रहण कर। नॉर्मली चीजें अपने हिसाब से लेना, अगर इस हिसाब से अगर लोगे ना तो याद भी नहीं रह पाएगा। अपने हिसाब से, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि नॉर्मली अपने को कैसा महसूस होता है उस हिसाब से देखोगे तो आप गलत नहीं करोगे, लेकिन कंफ्यूजन ये होगा कौन सिकुड़ रहा है कौन फैल रहा है, होता है कंफ्यूजन,
है ना, मेरा भी होता है बहुत बार। लेकिन यह है कि अपन इस प्रक्रिया से अगर नॉर्मली समझेंगे तो ऑटोमेटिक अपना क्लियर रहेगा कि कैसे डायफ्राम फैल रहा है, कैसे सिकुड़ रहा है, ठीक है, कैसे पसलियाँ फैल रही है, कैसे सिकुड़ रहे हैं, फेफड़ा कैसे फैल रहा है, कैसे अपना। तो एक और अपना दूसरा इसमें क्या देखेंगे, आयतन जो होता है फेफड़े का वो क्या होता है, इन करते उस समय कम हो जाता है। जब अपन आउट करते हैं मतलब श्वास छोड़ते हैं उस समय क्या होता है, आयतन कम होता है फेफड़ों का। लेकिन जब वायु ग्रहण करते हैं उस समय आयतन कैसा होता है, अधिक, क्योंकि ज्यादा अपन श्वास ग्रहण करते हैं, आकार अपना फेफड़े का क्या आता है, ज्यादा। तो अपने को देखना है कि निःश्वसन की जगह अपन जब वायु ग्रहण करते हैं बाहरी वातावरण से उस समय ऑक्सीजन 21%, CO2 अपना 0.03% और नाइट्रोजन अपन 78% ग्रहण करते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन जितनी ग्रहण करते हैं उतनी की उतनी छोड़ देते हैं। लेकिन निःश्वसन में अपन ऑक्सीजन जितनी ग्रहण करते हैं उससे 4% अपन क्या करते हैं, कम छोड़ते हैं। और CO2 जो अपन 0.03% अपन ने ग्रहण की थी वो छोड़ते कितने, अपनी 4%। और नाइट्रोजन तो अपन ने वैसे की वैसे देख ली कि जितने अपन ग्रहण करते हैं उतनी की उतनी छोड़ना। फिर निःश्वसन की जगह, निःश्वसन ये अपन डायरेक्ट बोलते अंतःश्वसन और उच्छ्वास। जब अपन वायु ग्रहण करते हैं उस समय फेफड़े फैल जाते हैं और जब अपन वायु छोड़ते हैं उस समय फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। जिस समय अपन वायु ग्रहण करते हैं उस समय पसलियाँ फैल जाती है और जिस समय अपन वायु छोड़ते हैं उस समय पसलियाँ जो होती है अपनी सिकुड़ जाती है, ठीक है। जिस समय अपन वायु ग्रहण करते हैं उस समय डायफ्राम अपना क्या होता है, सिकुड़ जाता है और जिस समय अपन वायु छोड़ते हैं उस समय डायफ्राम अपना क्या आता है, फैल जाता है, ठीक है। जिसके बाद एक और कि जब अपन वायु ग्रहण करते हैं उस समय जो फेफड़े हैं फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और जिस समय वायु छोड़ते हैं उस समय फेफड़े का आयतन कम हो जाता है या घट जाता है, ठीक है। आए समझ में। तो ये नॉर्मली था अपना क्या, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। अब गैसों के विनिमय की प्रक्रिया देखते हैं। निःश्वसन, निःश्वसन का देखो मैंने भी कल ये बताया था, निःश्वसन और निःश्वसन, है ना। लेकिन जब रात को बुक खोल के देखी ना तो उसमें यही मिला, है ना। इसलिए निःश्वसन और निःश्वसन, इसलिए मैंने डबल नाम लिखवाया। हो सकता है बुक गलत, लेकिन NCERT बुक है। हाँ, इंग्लिश में कंफ्यूज, इसलिए मैंने डबल नाम बताया, क्योंकि बुक भी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ बुक गलत, क्योंकि NCERT बुक और यहाँ से भी नहीं, इलाहाबाद से प्रकाशित, तो फिर उसको भी अपन गलत नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने दो नाम बताया, है ना, ये नहीं तो ये, और इंग्लिश में तो आएगा ही सही, है ना। इंस्पिरेशन और एक्स, ऑटोमेटिक समझ में इन और एक्स से, कि इन मतलब अंदर ग्रहण करना, एक्स मतलब अपनी छोड़ना, ठीक है। तो ये निःश्वसन और निःश्वसन, क्योंकि मैंने कल बताया था ऐसे बताया था, पहले निःश्वसन बताया था छोड़ना और निःश्वसन बताया था अपना, सॉरी निःश्वसन ये वाला मैंने बताया था ग्रहण करने वाला और ये वाला छोड़ने वाला। लेकिन जब रात को बुक खोल के देखी तो उसमें कन्फ्यूजन, इसलिए फिर ये दोनों नाम बता दिए मैंने, है ना। देखो अब गैसों का विनिमय क्या होता है, अपन ने वायु ग्रहण कर ली, वायु छोड़ भी दी, लेकिन जब वायु ग्रहण करेंगे और वायु छोड़ेंगे तो उसके बीच में कुछ प्रक्रिया होगी अपने फेफड़े के अंदर, वो प्रक्रिया अपन थोड़ा सा देखते हैं। गैसों का विनिमय, ये ग्राफ ऐसे बना रखा है आप लोगों ने, है ना। चलो अलग अलग कर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बना लिया तो और अच्छा, आप एक साथ लिख लोगे इसमें प्रक्रिया जो होती है वो, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। गुर्दा अलग है, लंग्स और फेफड़े अलग है अपना, हाँ। हुआ, आगे बढ़े। देखो गैसों का विनिमय, पीछे करें, है ना। गैसों का विनिमय, तो विनिमय देखो क्या होता है अपना, कि मैंने बताया था कि जो फेफड़े होते हैं उस फेफड़े भाग में अपनी एल्वियोलाई, ठीक है, जो फेफड़े होते हैं उस फेफड़े के अंतिम सिरे पर एक छोटी छोटी संरचना होती है, उस छोटी छोटी संरचना को क्या कहते हैं अपन, एल्वियोलाई, जो कि कहाँ पर होती है, अपने फेफड़े में, ठीक है। एल्वियोलाई संरचना, और इसी एल्वियोलाई संरचना में अपनी जितने भी वायु ग्रहण करते हैं वायु का जो ऑक्सीजन रहता है इसी भाग में अपना उपस्थित रहता है, ठीक है। मैंने बताया अपन ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 0.03%, लेकिन निर्माण हो जाता है कितना 4%, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो क्या करती है, मैंने बताया था एक उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है।
उत्सर्जन किसे कहते हैं कि मानव शरीर की उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप मानव शरीर में कुछ हानिकारक तत्वों का निर्माण हो जाता है, जिसे उत्सर्जित तत्व कहते हैं। और जो निर्माण होने की प्रक्रिया उसे उत्सर्जन, और जिन अंगों से उत्सर्जन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, उत्सर्जन अंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे अपना क्या करता है कि मानव शरीर में जो उपापचय की क्रिया होती है, उस उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाता है, अपना CO2 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उस CO2 जब रक्त में मिलता है तो रक्त में मिलता है तो रक्त कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। कैसा होता है, अशुद्ध। CO2 युक्त रक्त कैसा रहता है, अशुद्ध, और जिसमें ऑक्सीजन मिली रहती है वो रक्त कैसा रहता है, अपना शुद्ध रक्त। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो क्या करता है, जो हृदय का कार्य है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो रक्त को पंप करना है ना, बस ओनली क्या काम रहता है, पंप करने का, बाकी का और कुछ काम नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो कि ये क्या करेगा, जैसे ही मानव शरीर में पहुंचेगा, किसके माध्यम से पहुंचेगा, जो नेक्स्ट प्रोग्रेस होगी उसके माध्यम से, गैसों का परिवहन के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से पहुंचा, और जो कोशिका है, कोशिकांगों में क्या हुआ, ऊर्जा उत्पादन हुई। ऊर्जा उत्पादन के बाद क्या करता है, ग्लूकोज, जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के बाद किससे मिलकर, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर क्रिया करेगा, जिसके बाद मानव शरीर में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जब ये ग्लूकोज का और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, उस ऑक्सीकरण के समय मानव शरीर में क्या निर्माण हो जाता है, CO2 का। अब ये CO2 शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो डायरेक्ट ये चेंज कैसे होती है, तो ये अपने पहुंचती है किसकी, शिराओं के माध्यम से, कहां पर, इस एल्वियोलाई भाग में। ठीक है, ये रक्त में मिलकर कहां पर पहुंच जाती है, अपनी एल्वियोलाई भाग में। CO2 युक्त रक्त मतलब अशुद्ध रक्त कहां पर पहुंच जाता है, एल्वियोलाई भाग में। एल्वियोलाई भाग में अपना क्या उपस्थित रहता है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, मतलब जो CO2 युक्त रक्त है, इसमें एल्वियोलाई भाग में क्या मिल जाता है, अपना CO2। ठीक है, कैसे मिल जाता है, तो एक प्रक्रिया होती है विसरण की प्रक्रिया। ठीक है, गैसों का विनिमय होता है विसरण की प्रक्रिया द्वारा, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, विसरण। ठीक है, पूछा भी हुआ एग्जाम में कि जो अशुद्ध रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है वो ऑक्सीजन में चेंज होती है, तो किस प्रक्रिया द्वारा चेंज होती है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा चेंज होती है। किस भाग में चेंज हो रही है, तो एल्वियोलाई। मतलब सीधे सीधे कह सकता हूं कि अशुद्ध रक्त अपने फेफड़े तक पहुंचता है, फेफड़े के एल्वियोलाई भाग में पहुंचता है, वहां पर उसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, जो अपने किस में मिल जाती है, अशुद्ध रक्त में। और जो अशुद्ध रक्त में जो CO2 है वो क्या होती है, शरीर से बाहर हो जाती है, मतलब फेफड़ों में रह जाती है, जो सब समय समय पर अपन छोड़ देते हैं। हाँ, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। देखो मान लो ये अपने फेफड़े हैं 2, ठीक है। अब फेफड़ों में एक भाग बताया था मैंने अंतिम सिरों पर, क्या, एल्वियोलाई। ठीक है, अब ये अपना पूरा शरीर है। ठीक है, अब रक्त अपना पूरे शरीर में घूमेगा। अब शुद्ध रक्त तो अपना पूरे चले जाएगा O2 युक्त। ठीक है, ये कैसा रक्त हो गया, शुद्ध रक्त। और जब शरीर में जाता है तो शरीर में जाते जाते वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अशुद्ध रक्त हो जाता है। और अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिसमें किसकी मात्रा रहती है, CO2। फिर इसे कहां तक पहुंचाते हैं अपन, हार्ट तक पहुंचाते हैं, हृदय तक पहुंचाते हैं। हृदय क्या करता है, पंप करता है। हृदय पंप करने के बाद क्या पहुंचाएगा, वापिस से फेफड़े तक किसको पहुंचाता है, अशुद्ध रक्त को। ठीक है, देखो कि यहां से जो अपना एल्वियोलाई शुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंचता है। पूरे शरीर में पहुंचने के बाद अपना अशुद्ध हो जाता है, मतलब CO2 की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। और वो जो अशुद्ध रक्त है वो धीरे धीरे कहां पर पहुंच जाता है, वापिस से अपने फेफड़े तक। ठीक है, फेफड़े तक पहुंचेगा और फेफड़े में पहुंच के किस भाग में पहुंचेगा, एल्वियोलाई भाग में। अब एल्वियोलाई में जितनी भी अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो कहां पर उपस्थित रहती है, अपनी एल्वियोलाई भाग में ही उपस्थित रहती। जब एल्वियोलाई भाग में पहुंचेगा उस समय उसमें एक प्रक्रिया होगी जिसे विसरण की प्रक्रिया अपनी कहते हैं। उस विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही जो CO2 है उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। और जैसे ही उस CO2 में ऑक्सीजन मिली तो वो रक्त कैसा हो जाएगा, अपना शुद्ध हो जाएगा। और जो CO2 है वो अपने फेफड़े में रह जाती है, जिसे अपन क्या करते हैं,
त्याग करते रहते, बार बार छोड़ते रहते। मतलब विनिमय मतलब एक्सचेंज, मतलब गैस बदल रहे हैं, जो CO2 है वो अपने किस में बदल रही है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि CO2 रहती है उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध। तो मतलब गैसों की जो प्रक्रिया, गैसों का विनिमय की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो अपने कहां पर संपन्न होती है, फेफड़े में, और फेफड़े के किस भाग में, एल्वियोलाई भाग में संपन्न होती है, जिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, विसरण। ठीक है, तो गैसों के विनिमय की जो प्रक्रिया है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, विसरण के द्वारा। मतलब O2 का CO2 में जो चेंज होता है, सॉरी CO2 का O2 में जो चेंज होता है किस भाग में, एल्वियोलाई में, वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे समझ में। अब ये विसरण प्रक्रिया होगी, अपना रक्त शुद्ध भी हो गया, अब अशुद्ध हो गया। अब क्या करते हैं कि शुद्ध रक्त का पूरे शरीर में पहुंचना, मतलब O2 युक्त रक्त का पूरे शरीर में पहुंचना, उस CO2 युक्त रक्त को पूरे शरीर से फेफड़े तक आना, क्या कहलाता है, गैसों का परिवहन। ठीक है, सीधे सीधे। मतलब यहां पे अपन ने क्या कर दिया कि ये मैंने यहां से यहां तक पहुंचाया था O2 को पूरे शरीर में, फिर अशुद्ध रक्त हो गया, फिर CO2 को अपन ने वापस से कहां पहुंचा दिया, फेफड़े। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया कहलाती है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इतनी नॉर्मली नहीं है लेकिन नॉर्मली बता दी है ना। तो O2 का पूरे शरीर में पहुंचना और CO2 का पूरे शरीर से फेफड़े तक पहुंचना, फेफड़े से ऑक्सीजन का पूरे शरीर में पहुंचना और पूरे शरीर से CO2 का फेफड़े तक पहुंचना। मतलब ऑक्सीजन जाएगी कहां से, फेफड़े से, और CO2 आएगी फेफड़े तक। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैसों का परिवहन। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है किसमें मिलकर होता है ना, और CO2 का जो परिवहन होता है वो किसमें होता है। तो ये अपना थोड़ा सा देखना है। ठीक है, इतना है समझ में गैसों का विनिमय। कोई डाउट? बस मेन फैक्ट क्या याद रखना कि गैसों के विनिमय की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है, फेफड़े में। फेफड़े के किस भाग में होती है तो अपन क्या बताएंगे, एल्वियोलाई भाग में। ठीक है, जो मतलब अपन बोल रहे हैं गैसों के विनिमय की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, तो विसरण पे। ठीक है, विसरण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। मतलब मेन यही है कि O2 का CO2 में बदलना। ठीक है, गैसों का विनिमय कहलाता है। नेक्स्ट बढ़े आगे। जैसे O2 आर्टरी में रहता है और CO2 वेन में, बट सर नहीं, रक्त में रहता है और एक ऑक्सीजन, हाँ प्योर आर्टरी में रहता है, इम्प्योर वेन में। बट सर हार्ट में ऐसा अपोजिट क्यों होता है? कैसा? वो तो अपवाद रहता है ना, अपवाद रहता है ना। पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं जिसे, है ना, फुफ्फुस धमनी। और जो अपन ने देखा ये वाला, ठीक है ना, इस श्वसन को अपन फुफ्फुसीय श्वसन भी बोलते हैं। फुफ्फुसीय श्वसन लिख दूं क्या? फुफ्फुस, क्योंकि जो फेफड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन फुफ्फुस, है ना। फेफड़े को फुफ्फुस बोलते हैं, इसलिए फुफ्फुसीय श्वसन भी बोलते हैं, है ना, फुफ्फुस श्वसन। ठीक है, लेकिन ये कितना कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा याद रखना, क्योंकि फुफ्फुसी अपन बताएंगे वहां भी मैं पल्मोनरी जो धमनी बताऊंगा उसमें बताऊंगा फुफ्फुसीय धमनी, है ना। फुफ्फुसी क्यों? क्योंकि अपनी फेफड़े से जुड़ी रहती है इसलिए। और फुफ्फुसी अपनी सिरा, मतलब पल्मोनरी सिरा। ठीक है, क्योंकि अपने को आगे इसके बाद वही पढ़ना है, क्योंकि जो टॉपिक है ये एक दूसरे से सारे के सारे जुड़े हुए। ठीक है, इसके पहले अगर रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था तो वो कम समझ में आता, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ती किसकी, एल्वियोलाई की। और यहाँ पे क्लियर हो गया तो वहां पर अपने इतना लोड नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो फुफ्फुसी श्वसन, जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों को अपन फुफ्फुस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो श्वास लेना और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया अपने फुफ्फुस के माध्यम से होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, फुफ्फुसी श्वसन भी इसे कहा जाता है। हाँ आएगा। देखो, अब देखो गैसों का परिवहन। हाँ, कौन सा सेकंड? हाँ बिल्कुल सेकंड। ठीक है, अब गैसों का परिवहन करना है। ठीक है, गैसों का परिवहन में क्या होगा, मैंने बताया कि बस
एक तो किसका पहुंचना, ऑक्सीजन का, और एक अपना CO2 का। परिवहन तो दोनों का होगा, ठीक है, दो ही गैस महत्वपूर्ण है। अब देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं O2। जो O2 है वो अपना शुद्ध रक्त में जाती है, लेकिन बहती किस में, अपन ने बता दिया आप लोगों ने, धमनी, और ये अपनी बहती किस में, सिराओं में। लेकिन किस में मिलकर जाती है, तो ये जो हुए सबसे अधिक हीमोग्लोबिन में, रक्त का जो हीमोग्लोबिन है, सुना होगा, रक्त होता है आरबीसी, उस आरबीसी में एक वर्णक होता है जो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसी के उपस्थिति के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। तो जो O2 का है, O2 का जो सबसे अधिक परिवहन होता है, मतलब 98.5% रक्त का, मतलब ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किससे मिलकर होता है, हीमोग्लोबिन से मिलकर ही होता है, ठीक है। रक्त का जो परिवहन हो, मतलब ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो अपना हीमोग्लोबिन में मिलकर ही होता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त में। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग अपना क्या होता है, लाल होता है, जो मुख्य रूप से किस में होता है, आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। हाँ, धमनी सिरा से वो उनमें बहती है, उनमें बहती, वो माध्यम है। देखो धमनियों में जो बहेगा वो O2 युक्त रक्त बहता है, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, जो माध्यम है वो माध्यम है अपना पहुंचाने का माध्यम, धमनी और सिरा पहुंचाने के माध्यम। लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है, उस मटेरियल की बात कर रहा हूं कि किस में मिलकर जाता है, वो तो एक माध्यम है। मान लो यहां से मेरे को पानी कहीं दूसरी जगह पहुंचाना, पानी में अब मेरे को कुछ दूसरी चीज पहुंचाना हो, है ना, तेल पहुंचाना हो, तो वो पहुंचेगा किसके, पाइप के माध्यम से। लेकिन वो मैं क्या बोलूंगा,